बंसीपुर नाम का एक कम आबादी वाला गांव था। अधिकतर गांव के लोग खेती ही किया करते थे। कम आबादी होने की वजह से ही गांव में चहल पहल हुआ करती थी। लोग सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। बंसीपुर गांव जंगल के करीब होने की वजह से वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत नजर आता था। लोग एक बार देखते तो देखते ही रह जाते। इसी वजह से गांव और प्यारा और सुंदर दिखता था। बंसीपुर गांव के लोग छोटे छोटे काम करके अपना घर चलाया करते थे। कोई लकड़ी काटकर तो कोई खेती करके। जैसा गांव बाहर से सुंदर दिखता वैसा ही अंदर से भी। एक बार एक बड़े शहर के व्यापारी की नजर उस गांव पर पड़ी, जो वहां घूमने गया हुआ था। क्यों भाई, क्या हाल है? मैं शहर से आया हूँ और आपका बंसीपुर गांव तो कमाल का है। यहाँ आते ही मेरे आंखों ने इतने प्यारे नज़ारे देखे कि मेरा यहीं बस जाने का मन कर रहा है। हाँ, इस गांव और उस जंगल और यहाँ के नज़ारे की बात ही कुछ और है। और अब तो कई लोग बाहर से घूमने भी आते हैं। सब यहाँ का नज़ारा और यहाँ के भोजन का खूब आनंद लेते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी यहाँ पर एक व्यापार करने की सोच रहा हूँ। यहाँ के नज़ारे बाहर से आए लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जी, ये बात तो है। और आप भी यहाँ ठहरना चाहो तो ठहर सकते हो। बस इसके लिए आपको कुछ जमीनें ही तो खरीदनी है। कुछ ही दूर में वन विभाग का कार्यालय है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। जैसे ही शहरी व्यापारी यानी विजय ने ये बात सुनी, वो तुरंत ही वन विभाग के कार्यालय घूमते घूमते जा पहुंचा। विजय को देखते ही वन विभाग के कर्मचारी समझ गए कि जरूर कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। जी कहिए, क्या बात हो गई? जी, मैं यहाँ पर एक बड़ा सौदा करने आया हूँ। पूरे 100 एकड़ और उसमें एक बड़ा सा रिसोर्ट बनाकर वहाँ लोगों को एक बेहतरीन सुविधा देना चाहता हूँ। एक तरफ गांव की सुंदरता और मधुरता, एक तरफ मेरा छोटा सा रिसोर्ट। और तो और ये आपके फायदे की बात है। आपको देखते ही समझ गया था कि आज का दिन हमारा अच्छा जाने वाला है। हमें ये सौदा मंजूर है। जल्द से जल्द आप कागजात और पैसे तैयार कीजिए। वन के 100 एकड़ ही तो हैं। बहुत बड़ा जंगल है और इससे हमें और सरकार दोनों को फायदा है। विजय ये बात सुनकर बड़ा खुश होता है और बंसीपुर जंगल के थोड़े से हिस्से में अपना रिसोर्ट बनाता है, जहां से सारा नजारा दिखे। रिसोर्ट के होने से लोग दूर दूर से वहां अपने परिवार के साथ आकर वहां का माहौल खूब एंजॉय करते हैं। लोग अपने पूरे परिवार के साथ वहां घूमने आया करते थे। कपल्स हनीमून के लिए आया करते थे। गांव की चहल पहल से विजय का व्यापार ज्यादा और अच्छा चलने लगा था। गांव के चहल पहल में लोग अपने मन की शांति ढूंढते और इसी के चलते विजय का मुनाफा और ज्यादा होता। देखते ही देखते ज्यादा मुनाफा के लालच में विजय ने और जंगल के जमीन खरीद लिए और कई सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स, लॉज, दुकानें खोलने लगा। और ठीक 10 साल बाद आधे से ज्यादा घने पेड़ों का जंगल अब सीमेंट का जंगल बन चुका था। अच्छा लग रहा है। भगवान करे कि सब ऐसे ही कुशल मंगल चलता रहे। लेकिन कुछ दिनों से टूरिस्ट और व्यवसाय अच्छा नहीं हो पा रहा। पता लगाना पड़ेगा कि क्या बात है। घनशू! यस सर, मैंने कॉफी और चाय लगा दी है। आपको और कुछ चाहिए? आजकल हमारे यहाँ इतने कम टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं? मैंने अभी देखा आज रिसोर्ट में मैं और सिर्फ तुम ही हो। लाइट बिल तक नहीं भर पाएंगे हम अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सर, एक्चुअली अब लोगों के पास देखने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। लोग आकर यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी अब शहर जैसे बिल्डिंग्स, बीमारियाँ, स्मोक और पोल्यूशन सब हो गया है, तो किसी को हमारे यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा है। इस चीज की हमें अच्छे से जानकारी निकालनी होगी कि हमारे व्यापार में गिरावट क्यों है। विजय घनसू को अपने साथ लेकर बंसीपुर गांव की तरफ चला जाता है।
वही बंसीपुर गांव जहां जानवरों की चहल पहल होती थी। वो गांव कच्चे घरों से बना हुआ करता था। वही बंसीपुर जंगल जो पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और झरनों से इतना खूबसूरत दिखता था, और अब उस जंगल को पत्थरों और सीमेंट ने छाप लिया था। कैसे हैं मालिक आप? आप तो पूरे बदल गए, लेकिन ठाट बाट तो पहले जैसे ही हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ भोला, लेकिन ये गांव के सारे घर और व्यक्ति कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या बताऊं मालिक मैं, वो कहते हैं सड़क अब आई है हमारे गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। अब यहाँ आकर कोई क्या करे? यहाँ सांस लेना मतलब अपने फेफड़ों को बीमारी का न्योता देना है। हर जगह बीमारियां फैल रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस चीज के पीछे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी गलती है। सालों पहले इस गांव और जंगल को मैंने सीमेंट का जंगल बना दिया। सर, इसी वजह से तो लोग पहले जंगल जाकर वहाँ सफारी करके जानवरों को देखा करते थे। इसी में हमारे ही कई प्रोजेक्ट में हमने उन जानवरों को जू में भेज दिया। यहाँ तो अब जंगल बचा ही नहीं, सब सीमेंट का जंगल बन चुका है। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो प्रकृति बचेगी ही नहीं, और इसी वजह से हमारा व्यापार भी नहीं चल रहा। हमने प्रकृति के साथ बहुत बड़ी गलती की है। इस चीज को हमें जल्द से जल्द सुधारना होगा। तब विजय अपने सारे कर्मचारियों को बुलाकर कहता है, मैं जो अब कहने जा रहा हूँ उसे अब एकदम ध्यान से सुनना। अब से हम हमेशा अपने साथ बीज यानी सीड्स लेकर चलेंगे। अगर कहीं कोई एक पेड़ कटेगा तो हम उसकी जगह 20 पेड़ लगाएंगे या उससे ज्यादा ही। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और इससे हमारी प्रकृति और भी अच्छी हो जाएगी। अब से हम हर रोज पौधे लगाएंगे। सारे ही लोग हर जगह पौधे लगाने लगते हैं। बंसीपुर के जंगल और गांव को पहले की तरह बनाने की कोशिश करने लगते हैं। देखते ही देखते उनके प्रण ने ये कर दिखाया, और सीमेंट का जंगल अब बदलने लगा। छोटे छोटे पौधे अब बड़े बड़े पेड़ बनने लगे, कोई आम का तो कोई नीम का। कुछ साल बीत चुके थे। मालिक, मैंने आपसे कहा था हम अगर प्रकृति की सेवा करेंगे तो प्रकृति हमारी भी देखभाल करेगी। मैं हर चीज बस व्यापार समझता था। मुझे आज समझ में आ रहा है कि व्यापार और प्रकृति दोनों को बचाया जा सकता है। मैं कितना गलत था। अब जब भी कहीं एक पेड़ कटता है तो मैं 100 लगाने की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। मैंने ये सीखा है। अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो हर जगह सबका भला हो, बीमारियां कम हो, लोग तंदुरुस्त रहने लगेंगे, सब अच्छा होगा। इसी तरह विजय ने व्यापार का और प्रकृति का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखा। सीमेंट का जंगल फिर से घने पेड़ों के जंगल में बदल गया था। लोग अपना समय वहाँ की ताजा हवा में बिताने आने लगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग फिर से बंसीपुर में आकर वहाँ के चहल पहल का आनंद लेने लगे। हमारे देश में जिस तरह से 4 धाम प्रसिद्ध है, उसी तरह से श्रीखंड गांव अपने यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों और श्रीखंड देवता के लिए प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग श्रीखंड देवता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इसी तरह एक दिन रॉबर्ट डिसूजा यहाँ घूमने के लिए आता है। अरे वाह, मैंने तो उस गांव के बारे में जितना सुना था ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए लोग यहाँ आने के लिए बेताब रहते हैं। मन तो कर रहा है गांव में अपना एक घर बनाऊं। रॉबर्ट गांव के चारों तरफ पहाड़ियों को देखने के लिए निकल पड़ता है, जहां पहुंचकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वाह, इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ तो मैंने सपनों में भी नहीं देखी है। आज तो बहुत घूम लिया, मजा भी बहुत आया, पर अब बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर जल्दी से खाना नहीं मिला तो चक्कर ही आ जाएंगे। हे भगवान, कहीं आसपास अच्छा खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। रॉबर्ट खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रॉबर्ट को एक ढाबा दिखाई देता है। लगता है पहाड़ी रेस्टोरेंट है, जाकर देखता हूँ।
कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिल ही जाएगा। रॉबर्ट ढाबे के अंदर जाता है। क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। क्या चाहिए आपको? यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है? यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा ही मिलता है। आप एक बार हमें सेवा करने का अवसर तो दीजिए। ठीक है, 2 आलू पराठे लेकर आओ। रॉबर्ट टेबल पर बैठ जाता है। कुछ देर में शिव प्रसाद रॉबर्ट के लिए आलू का पराठा बनाकर देता है। देखते ही देखते ढाबे में बहुत सारे ग्राहक आते हैं। यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। लगता है इस गांव में कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोल दूँ तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। रॉबर्ट जल्दी से अपने पराठे खत्म करके और शिव प्रसाद को पैसे देकर यहाँ से सीधे शहर के लिए निकलता है और वहाँ से कर्जा लेकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाता है। आ जाओ, नया रेस्टोरेंट खुला है। बहुत से लोग रॉबर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, पर उनको यहाँ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आता और वो लोग खाना खाने के लिए शिव प्रसाद के ढाबे पर जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो शिव प्रसाद के पास जाता है। देखो, मैंने इस गांव में एक नया रेस्टोरेंट खोला है। बधाई हो भाई साहब। तुम्हारे इस ढाबे की वजह से लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे हैं। पर इसमें मेरी क्या गलती है? अपना ये ढाबा बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखिए भाई साहब, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ ढाबा है। इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर इसको बंद कर दूंगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। शिव प्रसाद की बातें सुनकर रॉबर्ट गुस्से में यहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। अब इसको कुछ अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। शिव प्रसाद के ढाबे को तोड़ देता है और जेसीबी से उसको पहाड़ी के पीछे फेंक देता है। अब आएगा मजा। जब बांसुरी नहीं रहा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? अब मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चलेगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। रॉबर्ट बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि ढाबा टूट जाने से अब सभी लोग उसके रेस्टोरेंट में ही खाना खाने आएंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है। अगली सुबह जब शिव प्रसाद ढाबे वाली जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि ढाबा वहाँ पर नहीं है। अरे, मेरा ढाबा कहाँ चला गया? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। शिव प्रसाद इधर उधर ढाबे को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका ढाबा टूटा हुआ पड़ा है। वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है। ये मेरे पूर्वजों की निशानी थी, ये सब कैसे हो गया? दूसरी तरफ श्रीखंड भगवान एक फकीर बाबा का वेश बनाकर यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो। फकीर बाबा की हालत बहुत खराब है। उनके कपड़े फटे हुए हैं और पैरों में चप्पल भी नहीं है। अरे भिखारी बुड्ढे, यहाँ अंदर कैसे घुस गया तू? निकल जा यहाँ से। बेटा, ऐसा मत बोलो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा। अबे बुड्ढे, ये रेस्टोरेंट अमीरों के लिए है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। चल निकल जा यहाँ से। रॉबर्ट फकीर बाबा को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। फकीर बाबा पैदल चलते हुए पहाड़ी की तरफ जाते हैं, जहां शिव प्रसाद ढाबे के सामने बैठकर रो रहा है। कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। बाबा, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं तो एक भूखा साधु हूँ, प्यार से बासी खाना भी खिलाओगे तो वो भी खा लूंगा। मेरा सारा खाना खराब हो चुका है, ये देखिए, खाना बनाने का सामान भी नीचे जमीन पर बिखरा हुआ है। फकीर बाबा देखते हैं कि ढाबे के अंदर का रखा हुआ सारा राशन जमीन पर चारों तरफ बिखरा पड़ा है। बेटा, अगर तुम चाहो तो इसे ही बटोर कर इस फकीर का पेट भर सकते हो। ठीक है बाबा।
शिव प्रसाद जमीन पर बिखरा हुआ राशन समेटता है। वो फकीर बाबा को खाना खिलाता है, जिससे फकीर बाबा की भूख मिट जाती है। तुमने एक भूखे फकीर को खाना खिलाया है, उसकी भूख मिटाई है। ईश्वर तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटा देगा। फकीर बाबा की दुआ पूरी होने पर ढाबे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष बन जाता है। ईश्वर तो मुझसे नाराज है बाबा, देखिए ना मेरे ढाबे का क्या हाल हो गया है। शिव प्रसाद पीछे अपने ढाबे की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि ढाबा पूरी तरह से इंद्रधनुष से ढक गया है और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। लगता है ईश्वर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। पर ये इंद्रधनुष तो कुछ ही समय में गायब हो जाएगा। क्या श्रीखंड भगवान इस जगह से गायब हो गए हैं? नहीं, वो हमेशा से यही हैं और हमेशा यही रहेंगे। अगर श्रीखंड भगवान हमेशा यहीं रहेंगे तो उनका आशीर्वाद और ये इंद्रधनुष भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। इतना कहकर फकीर बाबा यहाँ से जाने लगते हैं। शिव प्रसाद उन्हें जाते हुए देखता है। जब वे शिव प्रसाद की आंखों से ओझल हो जाते हैं तो शिव प्रसाद पीछे मुड़कर देखता है तो इंद्रधनुष अब और भी बड़ा हो गया है और अब उसका ढाबा इंद्रधनुष के ऊपर अच्छे से सज गया है। इंद्रधनुष ढाबे पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बन गई है। शिव प्रसाद उन सीढ़ियों से अपने ढाबे में जाता है और देखता है कि ढाबे की हालत पूरी तरह से बदल गई है। ढाबा अंदर से चमकदार हो गया है। हे श्रीखंड महाराज, आपकी जय हो। जैसे ही लोगों को इस इंद्रधनुष वाले ढाबे के बारे में पता चलता है, रॉबर्ट के सारे ग्राहक उसके रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर इस ढाबे की तरफ चले आते हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, उसको फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। रॉबर्ट जेसीबी मशीन लेकर ढाबा तोड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही उसकी मशीन पहाड़ी पर पहुंचती है, वो फिसलन के कारण पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये क्या हो गया? इस तरह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ग्राहक न आने की वजह से रॉबर्ट का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। रॉबर्ट की हालत देखकर शिव प्रसाद को उस पर दया आ जाती है और वह रॉबर्ट को अपने इंद्रधनुष ढाबे में काम पर रख लेता है। अब रॉबर्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो भी शिव प्रसाद से माफी मांगता है और मन लगाकर काम करके धीरे धीरे अपना कर्जा उतारने लगता है। इंद्रधनुष ढाबा पूरे श्रीखंड में फेमस हो जाता है।